Hello everyone, welcome to Logical where we simplify law. Today's topic is एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये टॉपिक आज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली राघव चड्ढा और 6 और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने रिसेंटली आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो क्या वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या वो अपनी सीट को रिटेन करेंगे? तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मेजर इशू। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो एमएलएज हैं वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए पार्टीज़ को जनरली स्विच कर देते हैं। तो एक ये कॉमन क्वेश्चन जनता के मन में आता है कि जो एमएलएज और एमपीज स्विचिंग कर रहे हैं क्या वो अपनी सीट लूज़ कर देंगे या अपनी सीट को रिटेन करके रखेंगे? तो द आंसर लाइज इन एंटी डिफेक्शन लॉज। सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम समझ लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया इज कंटेन्ड इन सेक्शन इट इज़ कंटेन्ड in 10th schedule of Constitution of India. It is introduced by 52nd Constitutional Amendment of India 1985, and this law lays down the rules regarding disqualification of MPs and MLAs on ground of defection। मतलब कि अगर MPs and MLAs पार्टी को स्विच करते हैं, पार्टी बदलते हैं, तो उस केस में उनका डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के जो रूल्स हैं वो इस लॉ में बताए गए हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ फर्स्ट इज टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस, जो बिना किसी रीज़न के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करते हैं इसको रोकना। सेकेंडली टू प्रिवेंट आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स। ये फ्रेज तब यूज़ होता है जब पॉलिटिशियंस बार बार अपनी पार्टी चेंज करते हैं जस्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। और एंटी डिफेक्शन लॉ इस टाइप की अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स को रोकता है। और थर्डली टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पार्टी डिसिप्लिन। अब हम समझते हैं व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसको हम पढ़ते हैं। अ मेंबर शैल बी डिस्क्वालिफाइड, मतलब कि मेंबर है, जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अगर इफ ही वॉलेंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पहला, अगर कोई मेंबर वॉलेंटरीली अपनी पार्टी छोड़ देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और सेकंड, इफ ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कि अगर वो पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करता है या उसका कंडक्ट क्लियरली ये शो करता है कि वो पार्टी के अगेंस्ट है तो ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस लॉ का एक्सेप्शन है और जो राघव चड्ढा और 6 अदर सांसद ने यूज भी किया है। डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर एक साथ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो इसे डिफेक्शन नहीं माना जाता, इसे मर्जर माना जाता है। एंड इट इज द एक्सेप्शन टू एंटी डिफेक्शन लॉ। इन सिचुएशंस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है? तो जो डिस्क्वालिफिकेशन की कंप्लेंट्स होती हैं, दीज क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा और इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड देयर डिसीजन इज फाइनल, बट दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इट वॉज हेल्ड इन कियोटो होलोहन वर्सेस जाशिलू इन 1992। इसका मतलब है कि जो स्पीकर है और चेयरमैन है उनके डिसीजन फाइनल तो होते हैं बट उस डिसीजन की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। दे आर नॉट अबव जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद बीजेपी को ज्वाइन किए हैं उसको मर्जर क्यों माना जाता है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन अपन समझते हैं। टोटल एमपीज हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10, टोटल एमपीज है आम आदमी पार्टी के 10। अब मर्जर के लिए एटलीस्ट 2/3 ऑफ एमपीज आर रिक्वायर्ड, मतलब एटलीस्ट 7 एमपीज जो हैं आम आदमी पार्टी के ज़रूरी हैं। अब आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली राघव चड्ढा के साथ 6 और एमपीज ने डिफेक्ट किया है, मतलब टोटल 7 एमपीज ने डिफेक्ट किया है। तो ऐसे में इट इज़ नॉट अ डिफेक्शन, इट विल बी कॉल्ड एज मर्जर। तो एक बहुत ही
स्मार्टली एंड क्लेवरली यहाँ पर राघव चड्ढा ने प्ले किया है, जिससे उसने बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया है और उसकी राज्यसभा की सीट भी बच गई है और 6 अदर सांसद की भी सीट बच गई है। अब लेट्स गो टू द कंक्लूजन। प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। डिले इन डिसीजंस फर्स्ट, मतलब अगर ऐसे डिफेक्शंस होते हैं और अगर पार्टी कंप्लेंट करती है तो देखा गया है कि 2 से 3 साल इन डिसीजंस को आने में लग जाता है, तब तक उनका राज्यसभा का टर्म ओवर हो जाता है, तो वैसे भी डिसीजन का कोई फिर इम्पैक्ट बचेगा नहीं। सेकेंडली एलिगेशंस ऑफ बायस, मतलब कि जो लोकसभा का स्पीकर है या जो राज्यसभा का चेयरमैन है, जनरली वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है उनके ही लोग रहते हैं, और इसलिए जनरली ये देखा गया है कि जो भी डिसीजन आते हैं दे आर बाइस्ड होते हैं और वो सेंटर की पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और थर्ड इज स्ट्रेटेजिक रेजिग्नेशंस, मतलब जैसा भी राघव चड्ढा ने 6 अदर सांसद के साथ किया, 7 लोगों ने मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक रेजिग्नेशन दिया है जिससे वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए हैं और पार्टी भी स्विच कर ली है। So thank you everyone. Follow Logical for these kind of simple legal explanations.